बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 5 हमारा चल रहा है। यूनिट 5 के 3 पार्ट आ चुके हैं। टोटल आप देखेंगे तो अभी तक 27 क्लासेस प्रधान शिक्षक के आ चुके हैं और ये सभी क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने कोई भी क्लास अगर मिस किया है तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो और DLED का हमारा ई-बुक भी आया हुआ है। आप इसे PDF फॉर्मेट में हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लासेस की ओर बढ़ेंगे और हमसे जुड़ने के लिए इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो यूनिट 5 में अभी तक देखिए हम लोगों ने 3 पार्ट में बहुत कुछ डिस्कस किया, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा विद्यालय प्रबंधन से लेकर के। तो विद्यालय प्रबंधन में इन सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आज हम लोग कला समेकित शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कला समेकित शिक्षा है क्या। तो कला, जब हम लोग अपने स्कूल में अपने कक्ष के शिक्षण में किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, आपका मैथ हो, EVS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो अगर हम किसी भी तरह के कला का वहाँ पे इंक्लूजन करते हैं, समावेश करते हैं, जैसे कि आप एक उदाहरण लेकर के चलेंगे कि अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में अगर आपको बच्चों को जोड़ घटाव सिखाना है और जोड़ घटाव सिखाने के लिए किसी तरह का अगर आप कला का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी मूर्त रूप में वस्तुओं को शामिल करके, ठीक है, कई तरह के चित्र के पैटर्न को शामिल करके, तो वो कला समेकित शिक्षा हो गई। उसी तरह से आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और अगर आपने किसी कविता को गीत के रूप में प्रस्तुत कर दिया, बच्चों से उसके ऊपर नृत्य करवा लिया, कुछ एक्शन वगैरह करवा लिया, तो वो क्या हो गया, कला समेकित शिक्षा। हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः। यानी कि वैसा मनुष्य इस धरती पर बिना पूँछ और सींग के पशु के समान है, जिसके पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है और ना ही कला है। साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य कैसा होता है, तो ऐसा मनुष्य जो है पशु के समान होता है, उस पशु के समान जिसकी पूँछ और सींग नहीं है। इसलिए प्रारंभिक समय से ही कला को मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो कला को मनुष्य जीवन के बाकी अंगों से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के जो उत्पादन कार्य हैं, उसकी जीवन यापन की क्रियाएं हैं, हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जब भी हम किसी भी तरह का कार्य करते हैं तो वहाँ पे कला का समावेश होता है। चाहे वो खेती करना ही क्यों ना हो, कृषि कार्य में जब आप देखते हैं धान रोपते हुए, धान की जो रोपनी करने वाली महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं, ठीक है, फसल की कटाई के समय गीत गाती हैं। और कई तरह के संस्कार हमारे घरों में होते हैं, तो वहाँ पे भी नृत्य संगीत का समावेश होता है। चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, किसी भी तरह का संस्कार अगर ले लें 16 संस्कारों में, तो सभी जगह कला का समावेश होता है। यहाँ तक कि इंसान के मरने के बाद भी कला का समावेश वहाँ भी देखा जाता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जीवन में तो कला शामिल है, ये हम सभी को पता है। लेकिन अब उसे शिक्षण के दौरान, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के दौरान, बच्चों को पढ़ाते समय हम उसे अगर इंक्लूड करते हैं अपने पढ़ाने के टेक्निक में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे बच्चों के लिए वो ज़्यादा मनोरंजक हो जाता है, रुचिपूर्ण हो जाता है और बच्चे सहजता से, सरलता से उन सारे जो कठिन टॉपिक्स होते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कला समेकित शिक्षा का तात्पर्य क्या है। तो कला समेकित शिक्षा का तात्पर्य है कि हम अपने शिक्षण में कला को किसी न किसी रूप में शामिल करके उस जो टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को बच्चों के लिए रुचिपूर्ण बना दें, बच्चों के लिए सहज स्वाभाविक रूप से ग्राह्य बना दें। तो वो हम क्या कर रहे हैं, कला समेकित शिक्षा का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
यदि हम कला और शिक्षा के अंतर संबंधों की बात करें तो सामान्यतः दो तथ्य उभर करके सामने आते हैं। एक तो कला में शिक्षा या कला शिक्षा, जिसको एजुकेशन इन आर्ट कहते हैं, और दूसरा शिक्षा में कला या कला समेकित शिक्षा, आर्ट्स इन एजुकेशन, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और अभी हम लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। NEP 2020 में इसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो नई टेक्निक में ये आर्ट्स इन एजुकेशन या आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की जा रही है, और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, और आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह का प्रशिक्षण लिया होगा। प्रशिक्षण की जब बात आती है तो आप लोगों को वो निष्ठा वाला प्रशिक्षण भी याद होगा, है ना। तो निष्ठा प्रशिक्षण के दीक्षा ऐप के ऊपर निष्ठा का प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है, वर्तमान समय में भी जारी है। तो अगर आप वहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आपको ECCE से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप अगर वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दीक्षा ऐप पे जाइए, रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए। अगर पहले से किया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन को दोबारा करने की, बस आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और उसको कंप्लीट करना है। पूरा कोर्स अगर नहीं भी करना चाहते तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, एक तरह से अभ्यास हो जाएगा आपका, और कई तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो कला में शिक्षा की बात यहाँ पे करते हैं। कला में शिक्षा से तात्पर्य है कला की किसी खास विधा के सिद्धांत, प्रक्रिया, तकनीक एवं नियमों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, शिक्षा में कला से तात्पर्य है कला शिक्षा के सभी पक्षों के साथ साथ वे तमाम तथ्य जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं। वस्तुतः शिक्षा में कला ज्ञान के साथ साथ कौशल, संबंधित गुणों एवं अनुभवों का संश्लिष्ट रूप होता है। कला शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पहला है दृश्य कला और दूसरा है प्रदर्शन कला। तो दृश्य कला का तात्पर्य क्या है? तो दृश्य कला जो कुछ हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो ऐसी कला को अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे उसे अवलोकन करके उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दृश्य कला से तात्पर्य कला की उन सभी विधाओं से होती है जिनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को हम मूर्त रूप में देख सकते हैं। जैसे जितनी चित्रकला है, ठीक है, जितना ड्राइंग बच्चे बनाते हैं या एज ए टीचर आप बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो चित्रकलाएँ हो गई। मूर्तिकला, डिज़ाइन, कोलाज क्या होता है? तो कोलाज अलग अलग चित्रों का एक जगह पे एक समेकित रूप से उसका वहाँ पे कह सकते हैं समेकन होता है, ठीक है, संकलन होता है, और वो किसी थीम के ऊपर भी आधारित होती हैं। जैसे कि आप विभिन्न पेड़ों के पत्तियों का कोलाज बनवाते हैं बच्चों से, तो बच्चे अलग अलग पेड़ों के पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उसे पेपर पे चिपका करके एक कोलाज तैयार कर लेते हैं। इसके बाद है मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, मुखौटा, पुतली कला इत्यादि। इसके बाद दूसरा है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला से तात्पर्य कला की उन विधाओं से है जिसे देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रदर्शन कला का ज़्यादा महत्व होता है। इसमें संगीत है, गायन, वादन, नाटक, नृत्य, पुतली कला, मुँह का अभिनय इत्यादि। कठपुतली इसमें शामिल होगा, मुख्य रूप से कठपुतली जो है ना वो प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। इस कला की प्रमुख विशेषता इसकी क्षणभंगुरता है, अर्थात इस कला को हम जितनी बार अनुभव करना चाहते हैं उतनी बार इसकी रचना करनी होती है, ठीक है। जैसे अब तो आ गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसको सहेज करके रख सकते हैं, है ना। तो प्रदर्शन कला को भी अब हम लोग सहेज करके रख सकते हैं और इसको जब भी मन करे फिर उसको देख सकते हैं। तो कला को हम इस प्रकार से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। कला के दो प्रमुख रूप हो गए, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। दृश्य कला में मुख्य रूप से चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला इत्यादि आ जाते हैं। वहीं प्रदर्शन कला में संगीत, नाटक, नृत्य ये सभी आ जाते हैं। अब कला समेकित शिक्षा की अवधारणा और इसका महत्व क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसमें बिहार के चित्रकला के बारे में और बिहार के लोक नृत्य के बारे में विस्तार से समझेंगे।
तो कला समेकित शिक्षा सीखने सिखाने की वैसी प्रक्रिया है जिसमें कला को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थात कला की कई विधाओं जैसे दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, कई प्रकार के शिल्प जैसे मुखौटे बनाना, विभिन्न सामग्रियों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, अभी तो चल रहा है कबाड़ से जुगाड़, है ना। तो जो अनयूज्ड या अनयूजफुल चीज़ें घर में पड़ी हुई, बेकार चीज़ें पड़ी हुई है, उसके माध्यम से अगर कला की कोई चीज़ बनाई जा सकती है तो वो क्या आ जाएगी, विभिन्न सामग्रियों से कई कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के अंतर्गत वो आ जाएगी चीज़ें। तथा प्रदर्शनकारी कलाओं में नाटक, नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि को विषयों के साथ जोड़ करके बच्चों को आनंददायी वातावरण में विषयगत अवधारणाओं की समझ और अधिक स्पष्ट करना, ये कला समेकित शिक्षा का अर्थ होता है। कला समेकित शिक्षा में शिक्षक को कला की इतनी समझ होनी चाहिए जिससे वे कला की सराहना कर सकें। अब से बच्चों के द्वारा जो ड्राइंग्स बनाए जाते हैं या अगर गीत संगीत प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षक उसकी सराहना करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप फीडबैक देंगे बच्चों को, उनकी प्रशंसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ता है और वे उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए कि विद्यालय में चेतना सत्र से लेकर के छुट्टी की अवधि तक प्रतिदिन एक नवाचारी कला गतिविधियों के लिए योजना तैयार रखें जिसमें भागीदारी के लिए बच्चे उत्साहपूर्वक प्रतीक्षारत रहें। जैसे चेतना सत्र में बच्चों को नए नए तरीके से खड़ा होना या बैठना सिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पंक्तिबद्ध होना सिखा सकते हैं, ठीक है। नई प्रार्थना उसमें शामिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रार्थना को आप लगातार सालों साल तक अपने विद्यालय में चलाते रहें, उसमें नई प्रार्थना को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चों में वो उसको लेकर के जागरूकता है और उनके अलग अलग तरह की रुचियों का भी ख्याल रखा जाए। गीत संगीत को शामिल किया जा सकता है। बच्चों के द्वारा कई तरह की कविताओं पे गीत संगीत या नाटक का प्रदर्शन करवाया जा सकता है, लघु नाट्य इसको कहते हैं, इत्यादि का समावेश करना, कई अन्य गतिविधियों का समावेश करना, खेल एवं कला की घंटी का सार्थक एवं कलात्मक उपयोग करना, प्रतिदिन विद्यालयी चर्या का समापन एक लघु प्रार्थना आदि से करना। लास्ट में जब स्कूल की छुट्टी होने वाली हो तो उस टाइम पे भी छोटी सी प्रार्थना करवाई जा सकती है बच्चों के द्वारा। अब आते हैं लोक चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला मनुष्य के भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रभावी माध्यम होती है। लिपि का प्रथम रूप हमें चित्रकला से ही प्राप्त हुआ, है ना। जो भी लिपियां हैं, अलग अलग तरह की कई लिपियां हम लोग जानते हैं। हमारी हिंदी देवनागरी लिपि की है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो लिपियां जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं, ये सब जैसे कि क लिख रहे हैं, तो ये जो सिंबल का है, ये भी तो एक तरह का चित्र ही है। तो जितनी भी लिपियां हैं वो चित्रकला से ही प्राप्त हुई हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में चित्रकला की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। बिहार की जो चित्रकला है वो पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, इसको मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ये सारे लोगों को पता है ना, कि हमारा जो मधुबनी पेंटिंग है पूरे विश्व भर में ख्यात है। तो यह कला जो है मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिले की प्रमुख लोक कला है। इसे प्राकृतिक रंगों द्वारा चित्रित किया जाता है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है यहाँ से कि दिए की स्याही से काला रंग, गेरुए से लाल तथा नील द्वारा ब्लू, हल्दी से पीला और सेम के बीज से अन्य रंगों को तैयार किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकृति में जो वस्तुएं शामिल हैं, हम उनके रंगों को निकालते हैं और उनसे इसमें रंग भरने का कार्य करते हैं, पेंटिंग करने का कार्य करते हैं। तो यह बिल्कुल प्रकृति के ऊपर आधारित चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग। काले और लाल रंग से स्पष्ट रेखाएं खींची जाती हैं तथा आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा उसे भरा जाता है, जिसे कचनी और भरनी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कचनी और भरनी किस कला से संबंधित शब्द हैं। तो याद रखिएगा कि कचनी और भरनी मधुबनी चित्रकला से संबंधित शब्द हैं। इसमें गहरे और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग की कुछ झलकियाँ यहाँ पर ली गई हैं। इसे जूम करके भी देखा जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर चित्रकला। अभी तो पटना जंक्शन के ऊपर आप देखिएगा तो पूरा जो है ना मधुबनी पेंटिंग से पटा हुआ है और बहुत खूबसूरत पटना जंक्शन का
दृश्य हो गया है। जब उसके ऊपर लाइट वाला जब मधुबनी पेंटिंग की आकृति आती है तो वो और ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। अच्छा, मधुबनी चित्रकला के प्रमुख कलाकारों के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं सीता देवी। जितवारपुर गांव की मधुबनी पेंटिंग को आधिकारिक पहचान तब मिली जब 1969 ईस्वी में सीता देवी को बिहार सरकार ने मधुबनी पेंटिंग के लिए सम्मानित किया। तो इसे याद रखेंगे सीता देवी के बारे में। इन्हें 1984 में मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। वर्ष 2006 में इन्हें बिहार और शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, बिहार के शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पे हैं गंगा देवी। मधुबनी चित्रकला के प्रमुख कलाकार गंगा देवी भी थी। भारत के बाहर मधुबनी चित्रकला को लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1928 में इनका जन्म हुआ। मिथिला के पारंपरिक पेंटिंग शिल्प से इतर कच्छनी शैली का निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने कच्छनी, इसको रेखा चित्र भी कहते हैं, तो कच्छनी शैली का निर्माण किसने किया? तो गंगा देवी ने किया। और यह किस कला से संबंधित है? तो ये मधुबनी चित्रकला से संबंधित हैं। अमेरिका के मॉस्को होटल में अमेरिकी लोक जीवन के उत्सव और राइड इन रोलर कोस्टर आदि कई उत्सव में इनके चित्र प्रदर्शित किए गए। इन्हें वर्ष 1984 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद है महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी भी मिथिला कला के चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुश्किल से साक्षर महासुंदरी देवी ने अपनी चाची से मधुबनी कला को चित्रित करना शुरू किया। मतलब कि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम इनकी हुई और अपनी चाची से इन्होंने मधुबनी पेंटिंग को सीखा। 1961 में उन्होंने उस समय की प्रचलित घूंघट प्रथा को छोड़ दिया और कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। मिथिला पेंटिंग के अलावा महासुंदरी देवी मिट्टी, पेपर मेसी, सुजनी और सिक्की कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। वर्ष 1982 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान तथा वर्ष 2011 में इन्हें भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो पद्मश्री से पुरस्कृत ये तीनों चित्रकला की जो कलाकार हैं, सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी, तो इन तीनों को ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है जादव पटिया चित्रकला। तो जादव पटिया चित्रकला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार की एक प्रमुख लोक चित्रकला है। इस शैली के चित्र कपड़े या कागज़ के टुकड़े पर चित्रित किए जाते हैं। ठीक है, कपड़े या कागज़ के टुकड़े पर चित्रित किए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः भूरा, हरा, पीला और काला रंग प्रयुक्त होता है। ठीक है, मेनली जो है वो भूरा रंग, हरा रंग, पीला रंग और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और यह कला संथालों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। अंग प्रदेश की यह प्रसिद्ध चित्रकला रही है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संथालों के द्वारा या संथाल में प्रचलित चित्रकला कौन सी है? तो जादव पटिया चित्रकला संथाल के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थंका चित्रकला। और थंका चित्रकला क्या है? तो यह मूलतः तिब्बती शैली का बिहारी संस्करण है। तिब्बत से लिया गया है और बिहारी संस्करण इसको कहा जाता है। इस शैली के चित्र बौद्ध धर्म एवं संत तथा जातक कथाओं के कथानक पर आधारित होते हैं और आप इसमें देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग थंका चित्रकला में बनाई जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत चित्रकला इसमें भी है। इसके बाद है मंजूषा चित्रकला। यह भी बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है। तो नाम याद रखेंगे, थंका चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग तो सभी को पता है, लेकिन थंका चित्रकला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जादव पटिया चित्रकला के बारे में कम लोग जानते हैं। मंजूषा चित्रकला के बारे में कम लोग जानते हैं। तो ये सभी भी बिहार की प्रमुख चित्रकला में शामिल है। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है और उसमें मधुबनी पेंटिंग को छोड़ करके मंजूषा पेंटिंग
आपका जादू पटिया चित्रकला, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह है बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली है। इस शैली में कागज़ के ऊपर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। लाल, पीला, नीला तथा हरे रंगों का प्रयोग अधिक होता है। इस शैली में जानवरों एवं देवी देवताओं के चित्र ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, जानवरों के और देवी देवताओं के चित्र ज़्यादा बनाए जाते हैं। यह शैली अंग प्रदेश और मिथिला में प्रसिद्ध है, और इसमें थोड़ा बहुत जो है आपको समानता दिखेगी, वो मधुबनी पेंटिंग जैसी दिखेगी। मंजूषा चित्रकला के प्रमुख कलाकारों की अगर बात करते हैं तो इसमें चक्रवर्ती देवी और उलूपी झा का नाम आता है। चक्रवर्ती देवी इस लोक कला की वरिष्ठ चित्रकार मानी जाती हैं। इनका परिवार भी केवल इस लोक कला पर आधारित पारंपरिक मंजूषा बनाने का ही काम कर रहा है। उसके बाद उलूपी झा हैं, ये मूल रूप से नवगछिया की रहने वाली हैं। इन्होंने भागलपुर की लुप्त होती मंजूषा कला को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। मंजूषा कला को विश्व की प्रथम कथा आधारित चित्रकला माना जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछ दे कि विश्व की प्रथम कथा आधारित चित्रकला किस चित्रकला को माना जाता है, तो मंजूषा चित्रकला को माना जाता है। इसे स्नेक कला, अंगिका कला, भागलपुर कला, अंग कला के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहुला बिशहरी की धार्मिक गाथा पर आधारित चित्रकला है। ठीक है, तो बिहुला बिशहरी की धार्मिक गाथा पर आधारित चित्रकला कौन सी है, तो याद रखेंगे मंजूषा चित्रकला है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कला के बारे में, पटना कलम या पटना शैली के बारे में समझ लेते हैं। पटना कलम का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हुआ था। इस शैली के चित्र अधिकतर कागज़ पर बनाए गए हैं, बहुत कम संख्या में हाथी दांत पर भी बनाए गए हैं। पटना कलम से हाथी दांत, अबरख तथा नेपाल द्वारा निर्वातित बांस से निर्मित कागज़ पर अनेक चित्र बने। यानी कि पटना कलम में हाथी दांत, अबरख तथा नेपाल के द्वारा निर्वातित बांस से निर्मित कागज़ पर अनेक चित्र बने हैं। नेपाल से लाए गए बांस से निर्मित कागज़ पर अनेक चित्र इसमें बनाए गए हैं। इनमें गेरू, इंडियन रेड, वानस्पतिक रंग, गुलाब के फूल से नीला, हर श्रृंगार के फूल से लाल रंग, हरताल से पीला, रामरज से पीली मिट्टी का रंग, इसको येलो ओकर कहते हैं, हिंगूल से सिंदूरी, सीप से सफ़ेदी, कालिक से काला रंग, सोना चांदी के तबक भी व्यवहार में लाए जाते थे। चित्रफलक पर रंगों को ठीक से चिपकाने के लिए, रंग को दीर्घायु करने के लिए रंग में बबूल का गोंद मिलाया जाता था। इसमें ये बबूल का गोंद अलग अलग हो गया है, बबूल का गोंद मिलाया जाता था। इनके अतिरिक्त कोहबर, अरीपन, तांत्रिक इत्यादि चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ बिहार में प्रचलित हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बबूल का गोंद मिलाया जाता था। इनके अतिरिक्त कोहबर, अरीपन, तांत्रिक इत्यादि चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ बिहार में प्रचलित हैं। तो कोहबर, अरीपन, तांत्रिक ये भी बिहार की कुछ अन्य प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं। तो बिहार की प्रमुख चित्रकला शैलियों के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब इसमें देखिए पटना कलम के महत्वपूर्ण कलाकार में आते हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। उन्होंने पटना सिटी में अपने नाना शिवलाल जी के यहाँ रह करके शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद कोलकाता स्कूल में प्रोफेसर और फिर वहीं से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। कागज़ और हाथी दांत के काम में हर प्रकार से दक्ष थे। 1949 ईस्वी में पटना में ही इनका स्वर्गवास हो गया। अब आते हैं कुछ प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में। हस्तकला क्या है? तो हाथ से बनाई गई बहुत सारी विशिष्ट चीज़ें हस्तकला के अंतर्गत आती हैं। तो हस्तकला शिल्प प्राचीन काल से ही अपने विशिष्ट सौंदर्य के कारण लोकप्रिय रहा है। बिहार में मृण मूर्ति, सिक्की, बुनाई कढ़ाई, लाह शिल्प, गुड़िया शिल्प इत्यादि प्रमुख हस्तशिल्प हैं। ठीक है, मृण मूर्ति तथा खिलौने आदि का निर्माण मांगलिक अवसरों के लिए किया जाता है। सिक्की कला में कुश का उपयोग करके उनसे रंग बिरंगे दौरी या पौती पात्र का निर्माण किया जाता है, दौरी बनाया जाता है। तो सिक्की कला यानी कि कुश का प्रयोग होता है उसमें, और कुश से आपने देखा भी होगा। अब तो ये कला बहुत कम रह गई है, पहले के समय में बहुत ज़्यादा थी।
इसमें कुश के पंखे भी बनाए जाते थे, हाथ से चलाने वाले पंखे। मांगलिक अवसरों पर इन पात्रों का उपयोग शुभ माना जाता है, खास करके विवाह के अवसर पे जो इस तरह के वस्तुओं से निर्मित चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कढ़ाई बुनाई शिल्प में सुई और धागे का उपयोग प्रमुखता से होता है। महिलाओं के बीच यह शिल्प अति लोकप्रिय है। इसी प्रकार लाह शिल्प एवं गुड़िया शिल्प भी प्रदेश की एक प्रमुख हस्तशिल्प में से एक है। अब देखिए, हस्तशिल्प में हाथ से बनाई गई कुछ कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है सुजनी कला। हस्तकला में एक इम्पोर्टेंट कला का नाम है सुजनी कला। यह मिथिलांचल क्षेत्र की लोकप्रिय कला है, जिसमें सुई और धागों से मनोरम आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। इसमें रंगीन मोटे धागे का उपयोग किया जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से महिलाएं जो है ना, वो पर्दे के ऊपर या साड़ी के ऊपर या बेडशीट के ऊपर इस तरह के चित्रकलाएं बनाती हैं। और एक एग्जीबिशन में यहाँ पे बिहार के एक मंत्री महोदय दिख रहे हैं, विजय कुमार चौधरी जी, जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद बुनाई कढ़ाई के बारे में आते हैं। तो बुनाई कढ़ाई कपड़े के ऊपर, जैसे कि अगर पर्दा है, बेडशीट है, साड़ी है, उनके ऊपर भी बुनाई कढ़ाई बहुत पहले से की जा रही है, पारंपरिक कलाओं में से है। इस शिल्प में सुई और धागे का उपयोग करके मनमोहक कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है। इसमें भिन्न भिन्न रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। इसमें रंग भरने के लिए रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि रंगीन धागों से रंग भरे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रंग भरना होगा तो उसी कलर के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तोते को बनाने के लिए यहाँ पे हरे रंग के धागे का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सैफरॉन कलर के धागे का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से अलग अलग रंगों को भरने के लिए अलग अलग रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है। इस वाले चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये बुनाई कढ़ाई में शामिल है और स्वेटर निर्माण भी इसी में आ जाता है। लाह शिल्प में आते हैं तो लाह शिल्प के प्रमुख केंद्र के रूप में मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात है। इसमें लाह से निर्मित बहुत तरह की वस्तुएं आती हैं, खास करके चूड़ी लहठी जो होता है, महिलाएं जो पहनती हैं चूड़ी लहठी, वो ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। लाह से निर्मित कलात्मक चूड़ी लहठी कई प्रकार के डिज़ाइन में मिलती हैं और अलग अलग नामों से जानी भी जाती हैं। इसके अलावा बहुत तरह के खिलौने आपको देखने को मिल जाते हैं जो लाह से बनाए जाते हैं, और सोनपुर के मेला में कभी जाइएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं सिक्की कला। तो सिक्की कला के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें कुश का उपयोग करके रंग बिरंगे दौरी या पौती, इसको अलग अलग तरह के, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम से इसको लोग बुलाते हैं। ठीक है, सिक्की कला में जिस कुश का उपयोग किया जाता है उसे मनपसंद रंगों से भरा जाता है। विशेष रूप से लाल, हरा, पीला, नारंगी, नीले रंग का प्रयोग करके बहुरंगी सजावट और बुनावट की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं चित्र में स्पष्ट रूप से कि सिक्की से बने हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो बहुत सुंदर दिखने में लग रही हैं। अब आते हैं इसके बाद लोक नृत्य के बारे में। तो बिहार के बहुत सारे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। बिहार के लोक नृत्यों की सूची काफ़ी लंबी है, तो एक एक करके हम लोग लगभग सभी लोक नृत्य को यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है या फिर है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला है नारदी। यह एक कीर्तनिया नाच है। इसमें परंपरागत साज, मृदंग एवं झाल का प्रयोग किया जाता है। कीर्तनकार इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वांग किया करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्वांग किया करते हैं और लोग समूह में मिलकर के किसी थीम के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर नृत्य करते हैं। इसके बाद है गंगिया। पतित पावनी गंगा मात्र एक नदी ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति की जननी है। गंगा बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इसके पवित्र जल से स्नान करने से मानव अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो गंगा स्तुति महिलाओं के द्वारा जो है नृत्य के माध्यम से की जाती है, जिसे गंगिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो गंगिया एक प्रकार का नृत्य है।
जो खास करके गंगा नदी के से संबंधित है। इसके बाद है मांझी नृत्य। नदियों में नाविकों द्वारा यह गीत नृत्य मुद्रा में गाया जाता है। तो जब नाविक नाव खेने के लिए नदी में उतरता है तो वह अपने सुर में गाता भी है और नृत्य भी करता है, तो इसको मांझी नृत्य कहा जाता है। इसके बाद घोघो रानी। तो हम सभी लोगों ने बचपन में घोघो रानी ज़रूर खेला होगा, आप लोगों को याद होगा। अब तो ये सारे जो परंपरागत खेल हैं, गीत संगीत हैं, नृत्य हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। घोघो रानी एक पारंपरिक खेल भी रहा है छोटे छोटे बच्चों का, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों का यह एक खेल जिसे लोक शैली में घोघो रानी कहा जाता है। इस नृत्य में एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से लड़कियां गोल घेरा बना करके गीत गाती हैं और घूमती हैं। तो घोघो रानी में जब बचपन में सारे लोग रहते हैं तो केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसमें शामिल हो जाते हैं खेल में, ठीक है। तो इसके बाद है गोदनी। इस लोक नृत्य में मछली बेचने वाली तथा ग्राहकों का स्वांग किया जाता है, ठीक है। एक महिला जो मछली बेच रही है और एक ग्राहक है जो उससे मछली खरीद रहा है, दोनों के बीच जो है ना वो मोल जोल हो रहा है। इस तरह की चीज़ें स्वांग की जाती हैं, मतलब कि उसका एक नाट्य रूप किया जाता है इसमें। इसके बाद है लोढ़ियारी। इसमें नायक जो एक किसान होता है अपने बथान पर भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है। और बथान हम सभी को पता है कि हमारे गांव घर में जहां हम लोग गाय भैंस को पालते हैं उसको बथान कहा जाता है। इसके बाद है धन कटनी। तो धान की फसल जब पक जाती है और उसको जब काटा जाता है तो धन कटनी नृत्य होता है। फसल कट जाने के बाद किसान सब परिवार खुशियाँ मनाता हुआ गाता और नाचता है, जिसे धन कटनी नाच के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है बोलबय। यह नृत्य पति के परदेश जाते समय के प्रसंग से जुड़ा है, क्योंकि हमारे बिहार में यह एक समस्या भी है और बहुत पहले से ये चला रहा है कि हमारे बिहार में जो पुरुष हैं वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो जब एक महिला का पति परदेश जाता है तो उस समय उसकी जो पत्नी है वह नृत्य के माध्यम से उसे कुछ गुहार मनुहार करती हैं, जिसको बोलबे नृत्य कहा जाता है। यह अंग प्रदेश भागलपुर तथा इसके आसपास के इलाकों में प्रचलित है। इसके बाद सामा चकेवा। यह नृत्य बिहार के मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने भाइयों की रक्षा के लिए निवेदन करती हैं और छठ पूजा में भी इसके गीत आपको सुनाई देंगे। तो इसे कार्तिक मास में किए जाने की परंपरा है, इसलिए छठ पूजा में इस गीत को आप सुनते हैं। इसके बाद है घंटो। भारत देश की परंपरा है अतिथि देवो भव। यहाँ हमारे मेहमान को देवता के समान माना जाता है, परंतु जब घर में कुछ खाने को ना हो तब अतिथि का आगमन दुख का विषय होता है। इस नृत्य के माध्यम से ससुराल में रह रही गरीब बहन को जब भाई के आने की सूचना मिलती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन खाने का अभाव उसे परेशान कर देता है। सत्कार की चिंता में विरह गीत गाया जाता है तथा बेचैनी भरा नृत्य भी किया जाता है, इसको घंटो कहा जाता है। अगला है झिझिया। यह मिथिला का बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का संबंध तंत्र मंत्र से भी बताया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। इसके बाद है इरनी बिरनी। यह लोक नृत्य अंगिका का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य के विषय वस्तु पति पत्नी के बीच मनमुटाव है। उनके बीच का जो नोक झोंक है वह इरनी बिरनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है डोमकच। शादी ब्याह के अवसर पर महिलाओं द्वारा समूह में स्वांग एवं नृत्य के रूप में किया जाने वाला यह एक लोकप्रिय नृत्य नाटिका है। जब बारात दुल्हन के घर शादी के लिए रवाना हो चुकी होती है और घर पर सिर्फ महिलाएं ही रह जाती हैं तो महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश बनाकर नृत्य नाटिका किया जाता है, जिसको डोमकच कहा जाता है। इसके बाद है देवहर। देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ अत्यंत प्राचीन गीत एवं नृत्य है। बिहार और झारखंड में यह प्रचलित है। कहीं कहीं इस नृत्य को भगता नाच के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भगता नाच के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है बगलो।
यह उत्तर बिहार का अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें ससुराल से रूठकर जाने वाली एक स्त्री का राह चलते दूसरे स्त्री के साथ नोक झोंक का बड़ा ही सजीव चित्रण किया जाता है। इसके बाद है कजरी। तो कजरी सावन के महीने में गाया और खेले जाने वाला एक नृत्य नाटिका है। तो कजरी एक गीत की श्रेणी में भी आ जाती है और नृत्य की श्रेणी में भी आ जाती है। ठीक है, तो सावन के सुहाने मौसम को और भी सुहाना बना देती है कजरी नृत्य। इसके बाद है झरनी। मुसलमानों द्वारा मुहर्रम के अवसर पर झूमते हुए गाया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य और गीत है झरनी। इसके बाद है जट जटिन। एक विशेष जाति जाट और उनकी पत्नी जाटिन के द्वारा किया जाने वाला गीत और नृत्य है। इसे सामान्यतः इंद्र भगवान को मनाने के लिए वर्षा ऋतु में किया जाता है। इसके बाद है होरी। बसंत के आगमन पर गाया जाने वाला गीत और नृत्य होली के दिन अपने चरम पर होता है, इसी को होरी कहते हैं। फिर है जोगीरा नाच। यह भी होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का स्वांग रच करके किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद है नटुआ नाच। मिथिला में पुरुषों के द्वारा महिलाओं का नृत्य नटुआ नाच कहलाता है, यानी कि पुरुष जो है वो महिलाओं का वेश धर के नृत्य करते हैं। इसके बाद है पावड़िया नृत्य। इसमें क्या होता है कि शिशु के जन्म होने पर किन्नरों के द्वारा यह नृत्य बधाई गीत के रूप में किया जाता है। तो बधाई गीत और नृत्य जो है वो पावड़िया नृत्य कहलाता है। इसके बाद लौंडा नाच भी प्रसिद्ध है। यह एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसमें पुरुष जो है महिला का स्वांग करके नृत्य करते हैं, और ख़ास करके पुराने समय में अगर किसी के घर में शादी होती थी तो लौंडा नाच हुआ करता था। इसके बाद है विद्यापत। मिथिला में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीतों का नृत्य के रूप में प्रस्तुति विद्यापत कहलाता है। और फिर है झमटा। बिहार के पश्चिम चंपारण में रहने वाली एकमात्र जनजाति समुदाय थारुओं का लोक नृत्य झमटा अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत है। तो ये कुछ प्रमुख नृत्य थे जो बिहार में लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने तक ही समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग समेकित कला शिक्षा के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।